अगर मेरा बस चले तो मैं नशा तस्करों का मुकदमा 1 महीने के अंदर डिसाइड करूं और सबको सार्वजनिक रूप से फांसी दूं। जैसे यूपी की पुलिस ने आजकल बुलडोजर खरीद लिया है, ऐसे ही बुलडोजर आपके महाराष्ट्र में भी खरीदना चाहिए कि नहीं? जैसे ही यूपी की पुलिस बुलडोजर लेके दौड़ती रहती है आजकल, वैसे ही महाराष्ट्र में भी दौड़ना चाहिए कि नहीं? वो तब दौड़ेगी जब 1861 का पुलिस एक्ट खत्म होगा। अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में, एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनेगा और पूरे देश में 1 नेशन 1 पुलिस कोड होगा। वो तब होगा जब आप डिमांड करोगे, वो तब होगा जब मक्कार गद्दार भारत विरोधी संसद विधानसभा में जाने से रुकेंगे। आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो यूनिफॉर्म एविडेंस कोड भी बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, भारत में मुकदमे इतने देर तक चलते क्यों हैं? जानते हैं क्यों चलते? अमेरिका में या ब्रिटेन में या सिंगापुर में मुकदमों का फैसला 3 से 6 महीने में हो जाता है, और भारत में एक सज्जन ने 2014 में बोला था कि उत्तर प्रदेश में बोला कि हम 42% हैं, अगर मोदी यहां आएंगे तो बोटी बोटी काट देंगे। कब बोला था? 2014 में। 2024 में उसका चार्ज फ्रेम हुआ है। अब गवाहों के बयान शुरू होंगे। अगर जिस गति से चार्ज फ्रेम हुआ है इसी गति से गवाहों के बयान हुए तो 2034 में उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले मान लो उसको सजा हो गई तो वो हाई कोर्ट जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की भरमार है तो 2044 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उसको सजा हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा तो 2054 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। बोटी बोटी काटने के लिए किसको बोला? मोदी जी को। मोदी जी कौन है? उस समय मुख्यमंत्री थे, आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री का मुकदमा 2014 में बोटी बोटी काटने वाला 2054 तक चलेगा, आम जनता का क्या होगा? अरे भाई, उसने बोला, अब इसमें गवाहों के बयान की क्या जरूरत है? वो वीडियो है, यूट्यूब पे है, आप लोग गूगल करना बोटी बोटी मोदी, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो की आप साइंटिफिक जांच कर लो कि वीडियो असली है कि नकली, और उसके बाद सीधे उसको सजा दे दो। गवाहों के बयान क्यों कराना? और जानते हैं कानून कितना घटिया है? जिसने कहा था बोटी बोटी कर दूंगा वो सांसद भी बन गया। इतना घटिया कानून कि बोटी बोटी काटने वाला सांसद भी बन गया। नाम क्या है उसका? इमरान मसूद। हाँ, इमरान मसूद। और कौन सी पार्टी का है? वो उसी पार्टी का है जिसने अब तक कम से कम 100 महापाप किए हैं, जिसको संविधान से नफरत, जो संविधान बचाने की बात करती है लेकिन सबसे ज्यादा उसको संविधान से नफरत। तो जल्दी जल्दी फैसला तब होगा जब यूनिफॉर्म एविडेंस कोड होगा। झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध होगा, झूठा मुकदमा करना गंभीर अपराध होगा, और झूठा जजमेंट देना भी गंभीर अपराध होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा दे देंगे, झूठा जजमेंट भी दे रहे हैं। तो कानून बदलना पड़ेगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आपको यहां पे जो 5.5 करोड़ घुसपैठी है पहले उनको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां रहेंगे तो खुरापात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चले तो मैं नशा तस्करों का मुकदमा 1 महीने के अंदर डिसाइड करूं और सबको सार्वजनिक रूप से फांसी दूं, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा यह बन चुका है। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ड्रग स्मगलर हो चुके हैं। पूरे परिवारों को बर्बाद कर दे रहे। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं, एक बेटा है और रोज अपने मां बाप से लड़ता है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बेटों बच्चों से परेशान, करोड़ों हमारी बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, और करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान। पूरे परिवार में अशांति फैली हुई है। किसके कारण? नशे के कारण। इसलिए सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दिया जाता, वहां आजीवन कारावास भी नहीं है। एक बार गूगल करिएगा सिंगापुर गांजा फांसी, आपको पता चलेगा। एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, सीधे फांसी दे दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो आपको अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये हाईवे के किनारे, रेलवे किनारे जो जमीनें होती जा रही हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा।
एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो मजहब के आधार पे जो बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे जो आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे जो योजनाएं चल रही है, इन सबको बंद करना पड़ेगा। सारी योजनाएं केवल गरीबी के आधार पे होनी चाहिए, मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं भारत में घुसपैठ होती कैसे? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सीधे 2000 रुपए पकड़ाते हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले को वो आधार बना के दे देता है, और जैसे आधार बन जाता है वो दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, वो 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है, तो 4000 रुपए में 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो 2000 रुपए फिर से देता है दलाल को, उसको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए फिर वो दलाल को पकड़ता है, 3 से 4000 रुपए देता है, आरटीओ ऑफिस से वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। फिर वो 2 रुपए तहसील में दलाल को पकड़ाता है, उसको वहां से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। 10 से 12,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद वोट जीवी नोट जीवी नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं, जनधन खाता उनका खुल जाता है, किसान सम्मान निधि भी आती है, मुफ्त में राशन भी मिलता है, मुफ्त में मकान भी मिलता है, मुफ्त में वजीफा भी मिलता है। और ये सारा किसके पैसे से मिलता है? जोर से बोलिए जरा। ये जो आप इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, टीडीएस देते हैं, ये उसी पैसे से घुसपैठियों का काम हो रहा है। तो जितना गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठ, उतना ही गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठियों की मदद करना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर मकोका लगना शुरू हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देंगे, उनको वो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना खौफ पैदा हो जाएगा, अपने आप भागना शुरू करेंगे। क्या आप उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, या उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं? इसलिए मेरा मानना है, बहुत सोच समझ के मतदान करिए। बात हमारे बच्चों के भविष्य की है, बात हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। अपने बच्चों के बारे में चिंता करिए। अगर देश के बारे में नहीं चिंता करना, हिंदुत्व के बारे में नहीं चिंता करना, सनातन के बारे में नहीं करना, अरे अपने बच्चों के बारे में तो करो। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका वाले आराम से बैठे हुए थे अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने बंगलों में, अपने अपने महल में। उन्होंने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था क्या? और क्या हो रहा है? पिता के सामने पत्नी बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। वो सब कुछ हो रहा है जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय हुआ। जो खिलजी ने किया, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने किया, वही 1947 में हुआ। वही काम 1990 में कश्मीर में हुआ, वही 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। इसका मतलब सोच में कोई कमी आई क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सब एक समान नहीं होते। मैं भी मानता हूं सब एक समान नहीं होते, खुरापाती जिहादी 1% होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मोहल्ले में 500 जिहादी आके हिंदुओं का घर घेरते हैं ढाका में, तो बाकी जो 99% अच्छे हैं वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? वो हिंदुओं को बचाते क्यों नहीं? सवाल यह है। अगर वो जिहादियों का विरोध करें तो समझ में आती है, वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं। और जानते हैं क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? उनको पता है ये बगल वाला फ्लैट खाली होगा, अपने काम ही तो आएगा।